हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। बहुत समय हो गया था इस सब्जेक्ट को मैंने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी लेक्चर नहीं दिया है। तो जो भी हो, हमने पिछले एक लेक्चर में पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के बारे में पढ़ा था। तो जो टॉपिक्स बच गए थे उसमें पृथ्वीराज रासो की भाषा और काव्य का रूप, ये दोनों टॉपिक्स बच गए थे। वैसे आपको चैप्टर 2 में ये काव्य रूप इससे रिलेटेड ही टॉपिक है, फिर भी इसको चैप्टर 1 में क्यों दिया गया है ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है, जो भी हो, हम अपने टॉपिक को देखते हैं। तो प्रामाणिकता के बारे में हम देख चुके हैं। इससे रिलेटेड जो लेक्चर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो हमारा जो टेलीग्राम का एक ग्रुप चलता है तो उसमें भी उससे रिलेटेड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ठीक है, और यूजीसी नेट के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो पृथ्वीराज की भाषा, ठीक है, इसके संदर्भ में हम कुछ बातें जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसके संबंध में जो विद्वान लोग हैं उनमें बहुत मतभेद है पृथ्वीराज रासो की भाषा के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हुआ। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें कोई व्याकरण संबंधी कोई व्यवस्था ठीक से नहीं है। मतलब आपको पहला चैप्टर में अपभ्रंश के व्याकरण का अनुसरण किया होगा। मतलब उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा होगा मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण के लिए। फिर दूसरे चैप्टर में उसका जो व्याकरण है वो बदल जाता है। तो इससे जो लोग हैं, मतलब जो विश्लेषण कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो की भाषा का, जो लोग विश्लेषण कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि इस प्रबंध काव्य का जो मूल रूप है वो बदल चुका है, ऐसा बहुत से लोगों को लगता है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इसके संबंध में बहुत सारे मतभेद हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है व्याकरण संबंधी इसका व्यवस्था जो है वह ठीक नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद एक और बात है कि जो गारसा तासी हैं उनका ऐसा मानना है कि यह बोली जो है पृथ्वीराज रासो की यह कन्नौजी है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हुआ। फिर उसके बाद जो चंद्रदाई हैं, जो इस काव्य के कवि हैं चंद्रदाई, वह स्वयं कहते हैं कि ये वाला आपको रेफरेंस के लिए याद रखना चाहिए। ठीक है, ये आप रेफरेंस दे सकते हैं पृथ्वीराज रासो की भाषा के बारे में बताते समय। ये रेफरेंस आप दे सकते हैं कि उन्होंने स्वयं कहा है कि षड भाषा पुराणम च कथितम मया। मतलब मैंने जो कुछ कहा है वह षड भाषा के रूप में कहा है, जो कि पुराणों में और कुरानों में प्रयोग किया गया है। मैंने उस भाषा का प्रयोग करते हुए कथितम मया, मतलब जो कुछ कहा है उसका प्रयोग करते हुए मैंने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पुराणम से भारतीय भाषाओं का हम विश्लेषण लगा सकते हैं। फिर उसके बाद पुराणम च का मतलब यहाँ पर जो फारसी भाषा है, ठीक है, उससे हम रिलेट करते हैं। तो हमारा जो पॉइंट 4 है उसमें हम चंद्रदाई ने जो कहा है ये वाला लाइन, उसको हम रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5, ठीक है, षड भाषा क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो षड भाषा के संबंध में भिकारी दास जी अपने काव्य निर्णय नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखते हैं कि ब्रज मागधी मिले अमर नाग यवन बखानी
सहज फारसी हूँ मिले, षड विधि कहत बखान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मतलब दिया गया है कि ब्रज मागधी, ठीक है, ब्रज मगधी दोनों मिले। अमर मतलब होता है संस्कृत, नाग मतलब प्रकृत और अपभ्रंश को मिला के नाग कह रहे हैं। ठीक है, यवन का मतलब जो फारसी भाषा है, विदेशी भाषाएं हैं, उसके बारे में कह रहे हैं यवन नामक शब्द से। ठीक है, सहज रूप से इन सभी भाषाएं जब मिल जाती हैं तो इसको हम षड भाषा कहते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस के रूप में आप 4th पॉइंट में जो है वह चंद्रदाई का रेफरेंस दे सकते हैं। 5th पॉइंट में षड भाषा का रेफरेंस आप भिखारी दास के काव्य निर्णय से दे सकते हैं। तो ये आप याद रखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा कठिन है, लेकिन याद करने से याद हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो चंद्रदाई का एक रेफरेंस है आपका, वो इजी है। ठीक है, उसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चंद्रदाई का हमने अभी देखा था ना, ये वाला एक लाइन तो याद हो ही जाएगा। षड भाषा पुराणम च कथितम मया। ठीक है, ये वाला तो याद रहेगा। ठीक है, तो जो भी हो, षड भाषा के रूप में इसको हम कह सकते हैं पृथ्वीराज रासो की भाषा को। फिर और एक बात है कि जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें हमको क्या है कि मतलब जो ये पृथ्वीराज रासो का समय था, ठीक है, तो उस समय में क्या था कि जो प्राचीन भाषाएं थीं, जैसे अपभ्रंश हुआ, प्राकृत हुआ, वह अपने अंतिम दशा में थी और आधुनिक भारतीय भाषाओं का उदय हो रहा था। ठीक है, तो इस समय का जो प्रभाव है वह पृथ्वीराज रासो पर भी पड़ा है। तो इसके बारे में ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि काव्य भाषा में जो प्रभाव कम होती अपभ्रंश की भाषाएं हैं, उसकी प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है, और जो उदयमान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो प्राचीन और आधुनिक भाषाओं का मिश्रण है चंद्रदाई का लिखित पृथ्वीराज रासो। ठीक है, फिर इस प्रकार से इसमें बहुत सारी जो हैं बातें हैं। ठीक है, तो जो भी हो, हम 7 या 9 पॉइंट्स में इसको हम समाप्त कर सकते हैं पृथ्वीराज रासो की काव्य भाषा को। फिर पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप, इसमें क्या है कि रासो एक जो रचना है पृथ्वीराज रासो, वह रासो काव्य है। तो रासो काव्य में हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो बातें हैं वो उसमें दी गई हैं। ठीक है, तो रासो काव्य होने के कारण ऐसा है कि यह ऐतिहासिक काव्य माना जाता है। ठीक है, फिर भी इसमें इतिहास की प्रामाणिकता की कमी है। ठीक, फिर उसके बाद रासो काव्य में एक और विशेषता है कि इसमें वीरता का वर्णन अधिक रहता है। ठीक है, वीरता का वर्णन अधिक रहता है। ठीक है, सो पहला पॉइंट है कि रासो काव्य की श्रेणी में पृथ्वीराज रासो को हम रखते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है वीरतापूर्ण वर्णन है इसमें, साथ ही इसमें हम जो श्रृंगार वर्णन है वह भी हम इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसके साथ ही और सब टॉपिक है आपका कथानक रूढ़ियाँ भी इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप मेन हेडिंग है, उसमें रासो काव्य सब हेडिंग है। फिर उसके बाद कथानक रूढ़ियाँ एक और सब हेडिंग है। कथानक रूढ़ियाँ मतलब होता है जो कहानी लिखते समय एक संप्रदाय का पालन करना पड़ता है सभी को, उसी को हम कथानक रूढ़ियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे पुराने समय में क्या था कि जो भी कहानियाँ लिखी जाती थी उसमें कल्पना की अधिक मात्रा रहती थी। ठीक है, जैसे कहानी कहने वाला कोई सुग्गा मतलब एक प्रकार का पंछी होता है। ठीक है, जो बोल सकता है। ठीक, फिर उसके बाद रूप परिवर्तन करने की एक क्षमता होती है कुछ लोगों में, उसका वर्णन, ये सभी कथानक रूढ़ियों में आती हैं।
12 मासा का वर्णन, ठीक है, षड ऋतु का वर्णन, ठीक है, प्रकृति का वर्णन, ये सभी क्या है उस समय में अनिवार्य था इन सभी का वर्णन करना, ठीक है। तो इस प्रकार से कथानक रूढ़ियों का पालन हुआ इसमें, ठीक है। अब इन सभी का जो लिस्ट दिया गया है उसको याद करके मत बैठिएगा, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो आप पढ़ेंगे तो आपको याद 5-6 पॉइंट्स तो आपको ऐसे ही याद रहेंगे, ठीक है। फिर चरित काव्य, ठीक। तो यह आदिकाल की रचना है और एक चरित काव्य है जिसमें कथानक रूढ़ियाँ भरी हुई हैं। लेकिन चरित काव्य होते हुए भी, चरित काव्य का मतलब होता है ऐतिहासिक काव्य है, ठीक है। लेकिन ऐतिहासिक काव्य होते हुए भी इसमें जो बातें बताई गई हैं वह इतिहास से मैच नहीं करती हैं। इस कारण से इसके संदर्भ में बहुत सारे वाद विवाद हैं, ठीक है। मतलब इसका समय क्या था एक्चुअल में वो किसी को समझ नहीं आता है। और इसका एक मुख्य कारण है कि जो मूल रचना है जो चंद्रदाई से लिखी गई है वह कौन सी है ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो मूल रचना को पहचानने की समस्या है, क्योंकि कुछ पुस्तकों में उस समय की क्या है कि एक तरह का रचना देखने को मिलता है तो फिर दूसरे पुस्तकों में कुछ और ही देखने को मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो मूल रचना थी उसमें बहुत सारी बातें बाद में जोड़ दी गई हैं। इस कारण से इसके प्रामाणिकता में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो जो भी हो, ये एक चरित काव्य है, यह एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें इतिहास से संबंधी बातों का वर्णन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब वो कहाँ तक सही है ये बात अलग है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समाप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। तो हमने अभी तक क्या जाना वो देख लेते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि पृथ्वीराज रासो की भाषा कैसी है और पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप कैसा है, ठीक है। इसमें यह मुख्य रूप से रासो काव्य है, इसमें कथानक रूढ़ियों का पालन किया गया है। यह एक चरित काव्य है, इसमें ऐतिहासिक बातों का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक। सो इस प्रकार से हम जो आपका चैप्टर है इसको हम समाप्त करते हैं, ठीक है। सो हमारा लेक्चर यहीं से समाप्त हो जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट।